नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ। व्हाट इज एसएससी सीजीएल? आखिर क्या है ये सीजीएल एग्जाम? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसका नाम तो है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल पर कौन सी जॉब्स आपको मिल जाती हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे अपने बेसिक्स को मजबूत करें और एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस जानकारी को। बट बिफोर वी स्टार्ट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। यहां पर आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बात ये दोस्तों कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज होती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती हैं, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज होती हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज होती हैं, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज होती हैं। ये सारी सर्विसेज में जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं वो नियुक्त किए जाते हैं थ्रू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशंस के थ्रू, जिनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जाना जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू क्लास 1 ऑफिसर तो नियुक्त कर दिए जाएंगे, लेकिन जो क्लास 2 ऑफिसर्स हैं उनको कौन नियुक्त करेगा? एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में। ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो कि सबसे अच्छी डेस्क जॉब मानी जाती है क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए, उनमें नियुक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एसएससी सीजीएल का एग्जाम। न केवल कि आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए, बल्कि अगर आप किसी भी टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, या आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में जाकर के एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर बनना चाहते हो, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे विभाग में जाकर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहते हो, ये सारे के सारे जो विभाग हैं, इनमें क्लास 2 ऑफिसर अगर आपको बनना है, क्लास 3 ऑफिसर अगर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि भारत सरकार में अफसर बनने की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन के अलावा भी एक व्यवस्था है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा अगर आप क्लास 2 और क्लास 3 ऑफिसर बनना चाहते हो तो एसएससी सीजीएल एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक ऐसा सुअवसर है जिसे आप गेन कर सकते हो। यह भी याद रखना कि फील्ड जॉब में नॉन टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी जॉब्स आते हैं, जैसे पुलिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की जॉब्स। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यह बात मान करके चलो कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, दैट मींस यू रिक्वायर्ड टू बी ग्रेजुएटेड। दूसरी बात, न केवल कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बल्कि आपको आगे चल करके बहुत सारे ऐसे भी काम करने होंगे जिनके लिए स्पेसिफिक फिजिकल मेडिकल रिक्वायर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पर मेडिकल और फिजिकल की भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ गए कि एसएससी सीजीएल आखिर है क्या। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप भारत की सरकार में क्लास 2 और क्लास 3 ऑफिसर बनते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यह भी देखते हैं कि इस एग्जाम को अगर देना है तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करो ना, तो यह एग्जाम पैटर्न 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है टीयर 1, दूसरा है टीयर 2। और टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और बाद में चल करके ज्वाइनिंग है। कुछ पोस्ट ऐसी जो पुलिस की फिजिकल और मेडिकल रिक्वायर्ड करती हैं, उनमें फिजिकल और मेडिकल होगा। हालांकि मेडिकल तो सभी पोस्ट पर होता है, लेकिन पुलिस वाली पोस्ट पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग होते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरी बात। एग्जाम पैटर्न में जो टीयर 1 है ये केवल क्वालिफाइंग है, और टीयर 2 में मेरिट बनती है। आइए टीयर 1 को समझा जाए। टीयर 1 जब आप देने के लिए जाओगे, जो कि कंप्लीटली क्वालिफाइंग है, केवल ये टीयर 2 देने का रास्ता मात्र है।
इसके नंबर्स कहीं नहीं जुड़ते, तो आपको रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 25, एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश के 25 सवाल, यानी कि टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 60 मिनट का। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपको मिलेंगे -0.5 मार्क्स। जरूर याद रखिएगा ये। दूसरी बात जो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप ये टियर 1 क्वालिफाई कर ले जाओगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपको देना होगा टियर 2, और टियर 2 एग्जामिनेशन जब आप देने के लिए जाओगे तो टियर 2 में आपको ये एग्जाम पैटर्न दिखेगा, जिसमें सबसे पहले समझने योग्य बात यह है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए पूछा हुआ है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के टोटल 30, 45 और 25 क्वेश्चंस क्रमशः पूछे जाएंगे, और यहां पर एक क्वेश्चन सही करने का 3 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन को गलत करने का -1, यानी कि यहां जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। दूसरी बात दोस्तों ये भी याद रखना कि ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इसी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में सेक्शन 3 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेक्शन 3 अगेन क्वालिफाइंग नेचर का है। खैर, 130 सवाल है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसका मतलब टोटल 390 नंबर का आपको एग्जाम पैटर्न मिला हुआ है। इस 390 में ही मेरिट बनने वाली है। 23% रीजनिंग का वेटेज, 23% मैथ्स का वेटेज, 35% इंग्लिश का वेटेज और 19% जनरल अवेयरनेस का वेटेज है आपके एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, यानी 7 सब्जेक्ट्स, 25 क्वेश्चंस। तो यूं मान करके चलिए कि एक सब्जेक्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब मजेदार बात यह है कि अगर ये 390 में से 390 मार्क्स भी आप ला लो, पर ये सेक्शन 3 क्वालिफाई ना कर पाओ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि एक बात समझने की जरूरत है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जब आपसे लिया जाएगा, आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 60 मार्क्स का पेपर है, और इसमें मिनिमम 15 क्वेश्चन सही करने जरूरी हैं। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट की बात करिए तो आपको 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशंस देने हैं। 15 मिनट में 2000 जो लेटर्स हैं वो टाइप करने हैं आपको कीबोर्ड पे, और मार्जिन ऑफ एरर का परसेंटेज 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 5% से ज्यादा एरर नहीं करनी। टाइपिंग बढ़िया तगड़ी होनी चाहिए, चाहे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो एसएससी सीजीएल में। यानी ये दोनों क्वालिफाइंग जरूर है, बट इनको बिना क्वालिफाई किए सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि हम इन पर फोकस करें, और इनको बिना क्वालिफाई हुए चूंकि सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा फोकस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पे। खैर, अब आगे की तरफ बढ़िएगा तो एसएससी सीजीएल के टियर 2 का पेपर 1 तो सभी के लिए जरूरी है, जो हमने अभी आपको समझाया, और आप देख भी रहे हो कि यहां पर ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 इज नेसेसरी फॉर ऑल, ये सभी के लिए जरूरी है। लेकिन पेपर 2 जो है, ये पेपर 2 केवल उन पोस्ट के लिए जो लोग जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो स्टैट्स का पेपर होगा जेएसओ के लिए, 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा। ये केवल उनके लिए है जो लोग जेएसओ का पेपर देंगे। ये बात आप याद करके रखिएगा। अब अगली चर्चा जो आपसे करनी है वो ये है कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी पोस्ट होती हैं जिन पोस्ट पर आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पोस्ट्स की बात करूं तो मैं आपको केवल एक आइडिया देता हूं। पे लेवल 7 की जो पोस्ट होती है, पे लेवल 7 का मतलब क्लास 2 ऑफिसर वाली पोस्ट, 44,900 से लेकर 1,42,000 तक इनका बेसिक पे होता है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, चाहे वो सीएसएस में हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में हो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी में हो, या फिर उसके अलावा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे वो एग्जामिनर हो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में हो, या इनफैक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में हो, या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में हो। मतलब ये सारी ग्रुप बी की जॉब्स हैं। आप देख पा रहे हो, अगर कोई ग्रेजुएशन करा है
तो ग्रेजुएशन करे हुए व्यक्ति को आराम से एसएससी सीजीएल अप्लाई करने का पूरा चांस है और वो इन पोस्ट पर जा सकता है जो मैंने अभी आपको बताई। पे लेवल 7 के अलावा पे लेवल 6 की भी जॉब्स हैं, पे लेवल 5 की भी जॉब्स हैं जो कि असिस्टेंट की होती हैं इसी एसएससी सीजीएल के थ्रू। अब मजेदार बात कि सर अगर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है तो इसका सिलेबस क्या होगा जो हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग भी है और नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल वाला जो पोर्शन होता है इसमें आपको फिगर्स दिए जाते हैं और उनसे आइडिया लगाना पड़ता है कि ये डायग्राम कैसे चेंज होगा। अगर मैं आपसे कहूं सिमेंटिक एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, नंबर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, वेन डायग्राम, ड्राइंग इन्फरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग पैटर्न्स, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ये सारे के सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं आपसे तो इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन भी है, नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन भी है। तो एक तरफ ग्रामेटिकल पोर्शन और दूसरी तरफ नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में आप सब कुछ पढ़ते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हो, टेंस को पढ़ते हो एंड सो ऑन। लेकिन जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह की बात करता हूं, ये सब तो ग्रामेटिकल पोर्शन में आ गया। नॉन ग्रामर में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी पूछी जाती है जिसमें सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग्स और डिटेक्ट करना मिस स्पेल्ड वर्ड्स को, या इवन इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, एक्टिव पैसिव वॉइस है या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। ये सब कुछ तो पूछा जाता है। कुल मिलाकर इंग्लिश में भी आपको ग्रामेटिकल और नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन रिक्वायर्ड होगा, पर याद रखिए ये आपके सिलेक्शन में 35% का वेटेज रखती है। इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिलेक्शन में। देन उसके बाद दोस्तों जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको अरिथमेटिकल और एडवांस दोनों पोर्शंस पूछे जाएंगे, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा एडवांस का पोर्शन है। इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लगते हैं। अरिथमेटिक में कैलकुलेशन ज्यादा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लो, परसेंटेज की बात कर लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर लो, SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लो। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस यानी अरिथमेटिक के होते हैं। हाँ, नंबर सिस्टम्स वगैरह या फिर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक्स थोड़े अलग से हैं, पर ये टॉपिक्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो ये समझना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स। इकोनॉमिक्स में आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, प्लानिंग, दूसरा बजटिंग जिसको फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं, और तीसरा बैंकिंग एंड मार्केट। तो जो ये बैंकिंग और मार्केट वाला टॉपिक है, या लेट्स से बजटिंग वाला, प्लानिंग वाला टॉपिक है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में ही 5 ईयर प्लान्स आते हैं। हिस्ट्री की बात करिए, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। स्मारक कौन किसने बनवाया, युद्ध कौन किसने लड़ा, रिजल्ट क्या रहा, एंड अगर किसी ने कोई उपाधि ली तो वो किसकी थी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। देन इंडियन पॉलिटी की बात करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी कि संविधान के बारे में। करंट अफेयर्स में आपको जो भी इस समय पर चल रही न्यूज होगी, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, रैंक और इंडाइस के क्वेश्चन होते हैं। रैंक और इंडाइस के अलावा आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनके ऊपर से। मिलिट्री एक्सरसाइज के अलावा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो वो होंगे डिफेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब करंट अफेयर्स के भी 6-7 ही सेगमेंट हैं जिन सेगमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सिलेबस को कवर कैसे करें। तो सिलेबस को कवर करने के लिए मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं रामबाण। अगर आप इस सिलेबस को कवर करना चाहते हो और आने वाले 6 मंथ्स का प्लान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि हम यहां पर आपको प्रॉपरली हेल्प करने के लिए तैयार हैं। प्रॉपरली हेल्प करने के लिए मतलब आपको एक एक डिटेल देने के लिए तैयार हैं। आप ध्यान से देखिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा और किस किस तरह से आपको पढ़ना होगा। लेट मी टेल यू द वेरी बेसिक। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर मुझे देख रहे हो, तो एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर मुझे देखते हुए आपको दो चीजें यहां पर फॉलो करनी है। सबसे पहला तो एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी फ्री फाउंडेशन क्लासेस, बिल्कुल फ्री। और फ्री फाउंडेशन क्लासेस के साथ साथ मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता हूं रोज सुबह 9 बजे, और ये जल्द ही रेज्यूम हो जाएंगी। तो डेली 9 AM पर मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप फ्री में फाउंडेशन क्लासेस यहां से बढ़िया मजबूत बना सकते हो। और एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको न केवल की मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस, बल्कि कंप्यूटर की भी हेल्प मिले। और कंप्यूटर आपको मैं कंप्लीट जरूर करवाऊंगा। दिस विल डेफिनेटली गिव यू बूस्ट, आपकी तैयारी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। एंड अलावा इसके दोस्तों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हो, तो फिर जब भी आप क्लासेस कीजिए तो क्लासेस से आप 3 चीजें सीखिए। पहला, नॉलेज कितना बढ़ा। दूसरा, आप नोट्स कितने अच्छे से बनाए। और तीसरा, आपने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से सीखा। अगर इन 3 चीजों को आप फोकस करते हो तो यूं समझो कि आपका बेस मजबूत होगा। अब आप पहला काम यह करो कि टॉपिक सभी लिख लो, अपनी कॉपी पर सारे टॉपिक लिख लो। कॉपी पर सारे टॉपिक लिखो, हर एक टॉपिक की क्लास लेकर के उसमें अपना नॉलेज इंप्रूव करो, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ। और जब नोट्स बनाओ तो ध्यान रखना, ये जो पेज है इस पेज के 65% हिस्से में लिखो, लेकिन 35% हिस्सा खाली रखो। क्यों? क्योंकि फिर आपको देना होगा मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज होते हैं, ये होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपकी स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कैसे बढ़ेगा? ये सब बढ़ेगा मॉक टेस्ट दे करके। और जब आप मॉक टेस्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक रिलेटेड पाओगे, तो याद रखना टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमेशा इसी 35% वाले हिस्से में लिखना जिसमें आपने वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा हो। एग्जांपल दूं, जैसे अकबर पढ़ा है आपने, अकबर के नोट्स बनाए हैं आपने 65% हिस्से में अपने पेज के, तो 35% हिस्सा खाली है। और अगर मान लो मॉक टेस्ट में कोई नई जानकारी अकबर के बारे में मिली, तो आपने वहीं पर अकबर के बारे में लिख लिया जहां पे आपने अकबर पढ़ा था। और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में धीरे धीरे करके आपके नोट्स बहुत रिच होते जाएंगे। तो आप बनाओगे रिच नोट्स, वेरी रिच। और ये जो रिच नोट्स हैं, ये रिच नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत ही ज्यादा। तो जब ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो फिर इससे आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बेस तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ आपको जो आइडिया है वो सब्जेक्ट्स का लगता चलेगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर करके हेल्प करने में मदद होगी। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि हम अड्डा 24/7 की तरफ से आपको कोई हेल्प करें, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप सर्वप्रथम गूगल पर पहुंचिए। गूगल पर पहुंचने के बाद आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करते हो, आपको एक वेबसाइट दिखती है। आप इस वेबसाइट पर पहुंचे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने यहां ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आप एसएससी पे गए। एसएससी के सामने ही एसएससी सीजीएल है। और देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो अकेला बैच भी आपके पास है। लेकिन मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बताऊं, चाहे ये कोई भी बैच हो, ये सब पार्ट है एसएससी सीजीएल महापैक का। इनफैक्ट अगर मैं आपसे सिंपली ये कहूं कि आप एसएससी सीजीएल महापैक को ओपन करते हो, ये आज आपको ट्रिपल वैलिडिटी दिखा रहा है। दैट मींस कि आप इस पे 27 मंथ्स वाले ऑप्शन पे टिक करो, और 27 मंथ वाला ऑप्शन जो है वो आपको मिल रहा है 2777 में। पर इतना दे मत दीजिएगा,
यहां आपको 1000 घंटों की ऑनलाइन लाइव क्लास मिलती है। सभी बैचेस आपको मिलेंगे जो भी अपकमिंग होंगे अगले 27 महीने तक। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ई बुक्स और वीडियो से आपका होगा शानदार रिवीजन और आप हर बैच को एक्सेस कर पाओगे, हर फैकल्टी को एक्सेस कर पाओगे। आपको एक फैकल्टी मान लीजिए फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आता, आप दूसरे फैकल्टी से पढ़ लीजिए। दूसरे फैकल्टी को नहीं समझ में आता, तीसरे फैकल्टी से पढ़ लीजिए, बट यू हैव द ऑप्शन। एंड हाँ, एक बात और बताता हूं, आप इसके मोर ऑफर्स में जाइए। मोर ऑफर्स में जाने के बाद ये जो कूपन कोड लगा हुआ है इसको रिमूव कीजिए। यहां पर कूपन कोड लगाइए जो मैं आपको दे रहा हूं, एंड दैट कूपन कोड इज Y263। जैसे ही आप Y263 लगाओगे, ये देखो एसएससी सीजीएल महापैक जो है ये 27 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा 2525 मात्र का। यानी कि जो आपके लिए कूपन कोड है मैक्सिमम डिस्काउंट वाला वो होगा Y263, Y263। और दूसरी और खास बात यह है कि अगर आप इसको ऐप के अंदर से लेते हो तो ऐप के अंदर आप कॉइन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो कॉइन्स का यूज करो, ये 2525 की जगह आराम से आपको 2470 मात्र में मिलेगा, वो भी 27 महीने की वैलिडिटी के साथ। इट विल बी वैलिड फॉर 27 मंथ्स। आपके पास जो भी लाइव क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी रहेंगी ही रहेंगी। तो अब लग जाइए, यही सही वक्त है। जबरदस्त पढ़ाई करिए, शानदार। और सभी बैच जो आपको दिखेंगे इसके अंदर, उनमें से किसी एक बैच को पकड़िएगा और उस बैच से टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा। दूसरे बैचेस अगर आपको मिलेंगे तो उन बैचेस से आप अपनी पसंद का टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।